तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इकोसिस्टम शुरू करी किए थे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें जीव और जनसंख्या के बारे में मैं बता चुका था कि कैसे जीवों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इकोलॉजी का फादर वगैरह कौन है ना, और इकोलॉजी को पहले बार कौन शब्द किसने दिया था, और पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, ग्राफ वगैरह भी हम लोग देखे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग नीट में आने वाले क्वेश्चन में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान गए थे। उसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ जो बचा हुआ है उसको हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, वन शॉट यदि देखना होगा सभी बच्चों को तो इसको देख सकते हैं, और इसको देखकर अपना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, साथ में जो आने वाले नए एनसीईआरटी अपडेटेड क्वेश्चन है उसको भी बना सकते हैं। तो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें का जितना भी वर्डिंग है पूरे एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो एनसीईआरटी को ही पूरा कवर अप किया गया है। बार बार इसको वीडियो से देखने से या तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं, तो नोट्स के थ्रू इसको लर्न करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं जनसंख्या सहभागिता वाला, है ना। जनसंख्या सहभागिता में देखो क्या होता है कि एक जनसंख्या दूसरे जनसंख्या से क्या होते रहते हैं, इंटरेक्शन होते रहते हैं उन दोनों के बीच में। मतलब ये है कि एक जीव दूसरे जीवों के साथ में क्या होते रहते हैं, इंटरेक्शन होते रहते हैं। इंटरेक्शन को बोलते हैं हम लोग परस्पर क्रियाएं होते रहती है, और परस्पर क्रियाओं की वजह से बहुत सारी चीजें बनती है ना। जैसे कि मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ में जब इंटरेक्शन होंगे तो एक स्पीसीज को फायदा हो सकता है, या दोनों को फायदा हो सकती है, या दोनों को नुकसान हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो होने वाली क्रियाएं हैं वो किस टाइप की है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग जनसंख्या की क्या सहभागिता रहती है। तो देखो, जीव जैविक समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। दो प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया को दो प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया को इधर से देख सकते हैं, दो प्रजातियों के बीच परस्पर क्रिया को अंतर विशिष्ट परस्पर क्रिया कहा जाता है। मतलब ये है कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको इंटर स्पीसीज इंटरेक्शंस बोलते हैं, और इनमें से ना ये चीज़ें शामिल होती है। जैसे कि देख सकते हैं, पारस्परिक आश्रय हो सकता है, या प्रतियोगिता हो सकता है, कंपटीशन हो सकते हैं, या शिकार हो सकता है, या परजीविता हो सकता है, या सहभोजिता, या एमेंसलिज्म। मतलब इस टाइप के क्रियाएं हो सकते हैं। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा देखो एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम है, ये है ना। एनसीईआरटी में दिया गया एक ग्राफ है जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, यहाँ पर मैं एक चीज बात कर रहा हूँ कि दो प्रजातियों के बीच में जब इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब पारस्परिक क्रियाएं होती है। जैसे जाति को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज, तो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, जैसे मान लो दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इन दोनों स्पीसीज के बीच में क्रियाएं होगी, मतलब अंतर क्रियाएं होगी, मतलब इंटरेक्शन होंगे, इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन से इन दोनों को या तो फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकते हैं, या दोनों को नुकसान हो सकता है, या एक को फायदा एक को नुकसान हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच होने वाली इंटरेक्शन क्या है। तो उसी के बेस में यहाँ पर बनाया गया है। देखो, सबसे पहला क्या है, पारस्परिक आश्रय। पारस्परिक आश्रय का मतलब ये है कि दोनों प्रजातियां लाभान्वित होगी। मतलब ये है कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के साथ में क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, और इंटरेक्शन के फलस्वरूप क्या क्या होगा, दोनों प्रजातियों को लाभ होगा। तो दोनों प्रजाति को जब लाभ होती है तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं किससे, प्लस और प्लस से डिनोट करते हैं। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, प्लस और प्लस। मतलब एक प्रजाति को भी फायदा हो रहा है और दूसरे प्रजाति को भी फायदा हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं हम लोग कि जब दो जातियों के मध्य इंटरेक्शन होंगे, मतलब अंतर क्रियाएं होंगे, तो दोनों जातियों को क्या होगा, यहाँ पर फायदा होंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे पारस्परिक आश्रय बोलेंगे। और एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते इन लोग, है ना, एक दूसरे के ऊपर में आश्रय रखे हुए रहते हैं। तो दोनों प्रजातियों को क्या होता है, लाभान्वित होता है, लाभ होता है। ठीक है, इसके आगे देखें, प्रतियोगिता। दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। मतलब ये है कि कंपटीशन, जैसे कि हम लोग कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक को लॉस होगा तो दूसरे को भी लॉस होता है। मतलब कंपटीशन स्पर्धा में दो प्रजातियों को कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस ही होता है। तो इसमें देखो प्रजातियों में के बीच में क्या लिखेंगे, उसको माइनस माइनस लिखेंगे, मतलब दोनों को लॉस हो रहा है। अगला है शिकार। एक शिकारी को लाभ होता है, दूसरे शिकार को हानि होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब भी
दो प्रजातियों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो एक को लाभ होगा और एक को क्या होगा, हानि होगा। तो इस शिकार वाले में क्या होता है कि शिकार वाले में एक जिसको फायदा होता है उसको पूरा पूरा फायदा होता है, पूरा फायदा, पूरा फायदा। और जबकि जिसको नुकसान होता है ना उसका क्या हो जाता है, पूरा नुकसान ही होता है, पूरा नुकसान। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक प्रजाति को पूरा पूरा फायदा होगा, एक प्रजाति को पूरा पूरा नुकसान होगा, मतलब उसके डेथ भी हो सकती है, डेथ ही होती है उसकी पूरे पूरे नुकसान होने पर। ठीक है, आगे देखें। एक और इंटरेक्शन है ना, दो प्रजातियों के बीच में क्या होगा, तो है ना, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथे नंबर का जब इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं तो इसको बोलते हैं परजीविता। परजीविता का नाम सुने ही होंगे। परजीविता का मतलब दूसरे जीवों पर जो आश्रित रहने वाले जीव हैं उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, और ऐसे क्रिया को बोलते हैं हम लोग परजीविता। तो इसमें क्या होता है, एक परजीवी को लाभ होता है, दूसरे मेजबान को हानि। देखो, इसमें भी लाभ हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है, हानि। मतलब ये है प्लस और माइनस इसमें भी है, लेकिन इसका एक खास बात क्या है कि इसमें पूरा लाभ नहीं होगा, पूरा लाभ नहीं। जबकि इसमें क्या होगा, पूरा नुकसान भी नहीं होगा, इसको पूरा नुकसान नहीं। जबकि ऊपर वाले में हम लोग क्या पढ़े कि एक को पूरा फायदा होगा, दूसरे को पूरा नुकसान। जबकि इसमें क्या होता है, एक को पूरा लाभ नहीं होता, दूसरे को पूरा नुकसान भी नहीं होता। कुल मिलाकर ये है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर में आश्रित रहता है, तो जिसके ऊपर वो आश्रित रहता है उसको क्या होता है, नुकसान। जबकि जिसके जो रहता है आश्रित उसको क्या होता है, फायदा। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि दो प्रजातियों के बीच में जब इंटरेक्शन होती है और एक को पूरा फायदा होता है और एक को पूरा नुकसान होता है, तो ऐसे कौन से प्रकार की सहभागिता होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो शिकार प्रजाति मतलब प्रिडेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, प्रिडेशन में ऐसी होता है। जबकि पैरासिटिज्म या परजीविता में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन एक को पूरा फायदा नहीं होता है ना, और दूसरे को भी पूरा नुकसान नहीं होता। तो हमें क्लियर समझ आना चाहिए यहाँ पर कि एक दोनों में प्लस माइनस है, लेकिन एक में पूरा वाला है और एक में पूरा लाभ वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखें। फिफ्थ नंबर, सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है, एक को लाभ हुआ, दूसरा अप्रभावित रहा। अब ये क्या है कि जब भी दो प्रजातियों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर इंटरेक्शन हुए, पारस्परिक क्रिया हुआ, तो एक प्रजाति के जीव को तो क्या हुआ, फायदा हुआ, जबकि दूसरे प्रजाति के जीव को क्या हुआ, ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। तो इनको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, हम लोग प्लस और जीरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सिक्स नंबर, एमेंसिलिज्म को देखते हैं। तो एमेंसिलिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। एक को नुकसान होता है और दूसरा क्या रहता है, अप्रभावित। तो देखो इसमें क्या होगा, एक में माइनस है और एक में जीरो है कि नहीं। नुकसान मतलब माइनस और फायदा मतलब क्या है, प्लस। और कुछ भी प्रकार की नहीं हो रहा है, कोई भी प्रकार की क्रियाएं के बीच जब होने से कोई प्रकार का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखें। शिकार परजीवी और सहभोजिता में परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियां एक साथ मिलकर रहती है। और सही भी बात है ना, कैसे परजीविता में क्या होती है, प्लस और माइनस है। शिकार में भी क्या होता है, प्लस और माइनस है। सहभोजिता में भी क्या है, सहभोजिता में क्या होती है, इसमें प्लस और जीरो रहते हैं। देखो क्या है, इन दोनों में अंतर है। शिकार और परजीविता में, शिकार और परजीविता में क्या है, एक ही एरिया में तो रहते हैं, है ना, एक ही एरिया में रहेंगे, परस्पर मिलकर रहने वाली स्पीसीज होती है, एक ही एरिया में रहेंगे, लेकिन इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, होने वाली क्रियाएं जो होगा वो एक साथ होते रहती है। मतलब ये है कि यहाँ पर परजीवी जो होते हैं मेजबान कोशिका के ऊपर में डिपेंड रहते हैं, और शिकार जाति जो होती है शिकारियों के ऊपर में, मतलब शिकार जाति का मतलब जिसको शिकारी जो है शिकार करते हैं उसके ऊपर में भी डिपेंड रहती है। और तीसरे नंबर सहभोजिता, सहभोजिता में ये है कि एक का सहारा लेता है दूसरा। ठीक है, एक का सहारा लेगा दूसरा, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जो सहारा लेगा उसको फायदा हो जाएगा, और जो सहारा नहीं, जिसके ऊपर सहारा है उसको ना फायदा होता है ना नुकसान। तो एक साथ मिलकर रहने वाली प्रजातियां होती है। ठीक है, इसके आगे देखें। यहाँ पर देखो शिकार जातियों के बारे में जानते हैं हम लोग। देखो ये कुछ डायग्राम दिखाया गया है इसमें, है ना, ये जेब्रा वगैरह है, ये सब चीज है ना, ये सब चीज शिकार जाति जो मतलब इन लोग जो जातियां हैं, इन लोग क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी है। जबकि इनमें से बहुत सारी चीज जो दिखाए गए हैं यहाँ पर, उन लोग होते हैं कार्निवरस। कार्निवरस का मतलब क्या है, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग शिकार में व्यापक परिस्थितिक संदर्भ में सभी मांसाहारी शाकाहारी आदि परभक्षी होते हैं।
देखो क्या है, व्यापक परिस्थितिकी संदर्भ है, परिस्थितिकी की बात करते हैं हम लोग, तो मांसाहारी जीव हो चाहे वो शाकाहारी जीव हो, वो परभक्षी ही होते हैं। ठीक है, जैसे जनरली है ना क्या होता है, लगभग 25% कीट पादप भक्षी होते हैं। यदि कोई परभक्षी अपने शिकार का अत्यधिक दोहन करता है तो शिकार विलुप्त हो सकता है, परिणाम स्वरूप परभक्षी विलुप्त हो जाता है। इसलिए प्रकृति में परभक्षी विवेकशील होते, प्रूडेंट होते, प्रूडेंट मतलब विवेकशील। देखो क्या होते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का डाटा दिया गया है, 25% कीट, मतलब 25% ऑफ कीट इज इंसेक्ट इन फाइटोफेगस, मतलब बोल सकते हैं उसको पादप भक्षी होते हैं। पादप भक्षी का मतलब पादपों के या तो कली को खाते रहेंगे या उसके सीड को खाएंगे या उसके फ्लावर को खाएंगे। तो ज़्यादातर जितने भी कीट होते हैं इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा तो कीट ही है, आर्थ्रोपोडा में आती है ये, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होती है। तो कीट क्या होती है, पादप भक्षी होते हैं। मतलब कितने परसेंट कीट, 25% कीट, मतलब 25% कीटों को भोजन कहाँ से मिलता है, पादपों से मिलता है। मतलब ये है कि प्लांट से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो कितने परसेंट, 25% करते हैं। ठीक है, अब देखो शिकार जाति जो रहती है, जिसका शिकार होना है और शिकारियों के द्वारा उसका शिकार किया जाता है, तो पूरे के पूरे प्रजाति यदि शिकार जातियों को खाने में लगा देंगे तो क्या होगा, ये वो तो शिकार जाति विलुप्त हो जाएगी और उसके चक्कर में जो शिकारी रहेंगे वो भी विलुप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि जो शिकारी रहते हैं उन लोग क्या होते हैं, शिकारी प्रकृति में परभक्षी तो हैं, लेकिन एक चीज है और, विवेकशील भी होते हैं। विवेकशील का मतलब यही है कि जैसे फ्री का खाना मिलता है तो है ना बहुत सारा खा लेंगे, ऐसा नहीं है, है ना, बहुत सारा खाएंगे तो अगले दिन के लिए 2-3 दिन के तक हालत खराब हो जाता है। यही कारण है कि जितना जरूरत है उतना ही खाना लेना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए क्या, कि प्रकृति में जितने भी परभक्षी है वो, उसको खाना चाहे कितना भी मिले, वो खाएगा उतना ही जितनी उसकी जरूरत है। क्यों, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे के लिए भी तो खाना बचा के रखना है। तो जैसे मान लो एक हिरन के, मतलब एक शेर के पास में 10 हिरन है, ऑप्शन में 10 हिरन है उसके पास में, 10 में से किसी को भी मार सकता है। 10 हिरन का झुंड एक फंस गया है, अब वो 10 में से 10 को पूरे को मार सकता है, पूरे को मार के खा सकता है। लेकिन क्या करता है, जितनी जरूरत है उसको उतने को ही वो मारेगा, उतने को ही खाएगा। मतलब प्रकृति में क्या होते हैं, परभक्षी विवेकशील होते हैं, मतलब उसको पता है कि कितना खाना चाहिए मुझे और कितनी की मुझे जरूरत है। ठीक है, क्या होगा ऐसे में, तो फिर नुकसान हो जाएगा। कैसे, अब मान लो पूरे 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 क्या, पूरे हिरन को मार देगा, तो पूरे हिरन को जब मारेगा वो, तो वो कुछ दिन तो खाएगा अच्छे से, उसके बाद में फिर वो ढूंढता रहेगा कहाँ पर शिकार जातियों को, कि शिकार जाति मुझे मिल जाए। तो शिकार जाति मिलेंगे ही नहीं, उसकी वजह से खुद भूखा मर जाएगा। मतलब यही कारण है कि जब वो मरेगा शिकार जातियां, तो खुद भी मर सकती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, विवेकशील होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से डायग्राम वगैरह से भी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, आगे बढ़ें। अब देखो शिकार जातियों का क्या महत्व है ना, मतलब शिकारियों का क्या महत्व है। शिकारियों का मतलब ये है कि जो प्रीडेटर्स रहते हैं, प्रीडेटर्स वो क्या रहते हैं, प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी, है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं शिकारी, और जिसका है ना शिकार होता है उसको बोलते हैं शिकार जाति। शिकार जाति, शिकार जाति, ये शिकारी जो है शिकार जातियों का भक्षण करती है। तो शिकारियों का क्या महत्व है, इसके होने से क्या फायदे हैं, ठीक है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। शिकारी शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं, सही बात है। कैसे, मान लो यहाँ पर कोई है ना खौफ नहीं रहेगा इन शिकार जातियों के बीच में, है ना, कोई इसको मारने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो इसकी आबादी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि इनको मारने वाले इनके सुपीरियर स्पीसीज तो है ही नहीं यहाँ पर। तो सुपीरियर स्पीसीज नहीं होने की वजह से ये क्या होने लग जाएंगे, इसकी आबादी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। मतलब इसको आबादी को नियंत्रित है ना करके रखता है। यदि आबादी बढ़ जाएगी, बहुत सारी आबादी हो जाएगी, तो इसकी प्रजाति ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। यही कारण है कि शिकारी क्या करते हैं, शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, जब कुछ विदेशी प्रजातियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में लाई जाती है तो वे उस क्षेत्र के में अपने प्राकृतिक शिकारियों की अनुपस्थिति के कारण तेजी से फैलती है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि देखो यहाँ पर है ना डायग्राम भी दिया गया है, प्रिकली पियर कैक्टस का दिया है, जहाँ जिसको हम लोग ओपनसिया भी बोलते हैं, नागफनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनसिया या तो फिर नागफनी। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, सुंदर फ्लावर भी जनरेट करते हैं, लेकिन इसमें कांटे होती है। और आपको पता भी होना चाहिए कि इसकी जो लीफ होती है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और जो इसका तना रहता है ना वही इन्फ्लेटेड हो जाता है, मतलब चपटा हो जाता है।
तो याद रखना जो पत्ती की तरह जो दिखने वाली संरचना है वो क्या है, एक्चुअल में तना है, और इसमें जो कांटे बनती है वो क्या है, लीफ है, मतलब पत्ती है। तो देखो इसको क्या किया गया था, है ना, याद रखना कि जब भी कोई किसी भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे विदेशी स्पीसीज को लाई जाती है, उस क्षेत्र में उसके प्राकृतिक शिकारी नहीं है, तो क्या करेंगे, वो तेजी से फैलेगा ही फैलेगा। मतलब ये है कि डर या खौफ होना जरूरी है, यदि वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे, वही शिकार जातियां जो रहती है वो क्या हो जाती है, तेजी से फैलने लग जाती है या वो सुपीरियर महसूस करने लग जाती है। यही कारण है कि सभी जो शिकार जितने भी जातियां हैं उसका कोई ना कोई परभक्षी होता ही है ना। तो प्रकृति में ऐसा नहीं होने पर क्या हो सकते हैं, उसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, क्या कि उदाहरण में के लिए ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कब, 1920 में, कब, 1920 में, 1920 में के दशक में लाए गए कांटेदार नाशपाती कैक्टस ने फैलकर तबाही मचाई। बाद में कैक्टस खाने वाले एक शिकारी पतंगे को लाकर इसे नियंत्रित किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये इसको लाया गया था, किसको, नागफनी को, ओपेंसिया को, और इसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया नागफनी को, तो वहां पर उसके प्राकृतिक परभक्षी तो नहीं थे, कहा, ऑस्ट्रेलिया में, कब, 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया, तो उसकी वजह से वहां के बहुत सारे क्षेत्रों में वो फैल गया तेजी से। क्यों, क्योंकि उसके खाने वाले लोग है ही नहीं थे, तो खाने वाले लोग नहीं थे तो इसको खाने वाले लोग को लाने के बाद में ही नियंत्रित किया जा सका, वरना ये क्या था, तेजी से फैलते जा रहा था, फैलते जा रहा था। ठीक है, तो यही होता है कि कोई भी विदेशी प्रजातियों को किसी भौगोलिक क्षेत्र वगैरह में लाते हैं तो उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होने के कारण क्या हो जाती है, धीरे धीरे उग्र हो जाती है, मतलब एग्रेसिव हो जाती है, बहुत तेजी से फैलने लग जाती है। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 1920 के दशक में लाए गए कांटेदार नाशपाती कैक्टस ने मिलकर तबाही मचा दी थी। बाद में इस कैक्टस को खाने वाला एक प्रकार का मौत सलब इसको लाया गया, तब जाके वो नियंत्रित हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखे कि शिकारी शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं, तो ये एग्जाम्पल फुलफिल करता है। ठीक है, क्लियर, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, शिकारियों का महत्व में और देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या होता है, जैविक नियंत्रण विधियों में शिकारियों का उपयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण विधि मतलब, जैविक नियंत्रण विधि का मतलब ये होता है देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया होगा कैसे हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण विधियों का एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग कि शिकारी शिकार प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करके समुदाय को प्रजातियों की विविधता बनाए रखते हैं। मतलब ये है, अब देखो एक बात बताओ मुझे, मान लो ये क्या है, शिकारी है ना, ये शिकारी स्पीसीज है जिसको जो क्या करता है, इधर जो शिकार होने वाली प्रजातियां हैं, शिकार प्रजाति, शिकार प्रजाति, इसके इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धाएं चलती है, इनके बीच में जो क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है इनके बीच में कंपटीशन। मतलब मान लो क्या है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपस में क्या करते रहते हैं, कंपटीशन। लेकिन ये शिकार जाति के होने की वजह से कंपटीशन को भूल जाते हैं। मतलब ये है कि उनके बीच में जो प्रतियोगिताएं होती है ना, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, उसको ये शिकार जाति क्या करती है, कम करती है। क्यों, क्योंकि हम लड़ाई करेंगे तो फैसला करने कोई और आएगा, और फैसला करने कोई और आएगा तो सबके सब लोग मारे जाएंगे। यही कारण है कि आपस में ये लोग भाईचारे से रहते हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तो क्या होगा, जब प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो प्रजातियों की विविधता हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी दिया है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, कैसे, उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रशांत तट के चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदायों में शिकारी तारा मछली पाइसेस्टर एक प्रयोग में इन सभी तारा मछलियों को एक बंद अंतर्ज्वारी क्षेत्र से हटा दिया गया। अंतर विशिष्ट स्पर्धा के कारण एक वर्ष के भीतर ही, एक वर्ष के भीतर 10 से अधिक अकशेरुकी प्रजातियां विलुप्त हो गई। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, देखो ये क्या है, पाइसेस्टर तारा मछली है। ठीक है, ये क्या है, पाइसेस्टर तारा मछली। ये कहाँ पर पाई जाती है, अमेरिकी प्रशांत तट के चट्टानी अंतर्ज्वारी समुदाय में शिकारी तारा मछली पाई जाती है। तारा मछली जिसका नाम क्या है, पाइसेस्टर या पिसास्टर है ना, लिखा है हिंदी में, ये पाइसेस्टर तारा मछली होती है। और यही क्या करती है, यहाँ पर जो रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह जो रहते हैं ना, उसको खाती है। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, एक प्रयोगात्मक प्रयोग में, मतलब हम क्या किए, एक अंतर्ज्वारी क्षेत्र बनाए जहाँ पर तारा मछली रखे, और उस क्षेत्र में जो रहने वाले जीव जंतु थे जैसे इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह रहते थे उनको भी वहां पर रखे।
लेकिन हम क्या किए, तारा मछली को वहां से रिमूव कर दिए। तो तारा मछली को रिमूव करने की वजह से इनके बीच में जो इनवर्टिब्रेट थे, अकशेरुकी, वहां पर जो रहने वाले थे, उनके बीच में अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ने के कारण, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ने के कारण, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, 10 से अधिक अकशेरुकी की प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। मतलब हम देखो, जो नेचुरल जगह था अमेरिकी प्रशांत तट, वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किए, हम लोग प्रयोगात्मक रूप से किए हैं। प्रयोगात्मक रूप से का मतलब एक प्रयोग करके देखे कि ये तारा मछली को यदि हम हटा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो तारा मछली को हम हटा के देखे तो उसकी वजह से क्या हुआ, 10 से अधिक अकशेरुकी की प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो यहाँ से AR वाले क्वेश्चन बनेंगे, है ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, कि यहाँ से, है ना, ये सब करने की वजह से 10 से अधिक अकशेरुकी की प्रजातियां विलुप्त हो गई, ऐसा क्यों हुआ करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसका रीजन में लिखा रहेगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, है ना। याद रखना, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस रहता है। इंट्रा का मतलब होता है एक ही प्रजातियों के मध्य कंपटीशन होता है, और इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य यदि कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंटर कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ये बात भी क्लियर होना चाहिए, है ना। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल को। ठीक है, आगे और देखते हैं, शिकार के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार प्रजातियों की सुरक्षा। अब देखो क्या है, जो एनिमल रहते हैं, मान लो जैसे हम लोग लायन और डियर की बात करते हैं, मतलब शेर और, है ना, हिरन की जब बात करते हैं, तो हिरन तो एनिमल है ना, लायन भी एनिमल है। अब क्या करेंगे, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों को एक दूसरे को देखेंगे, तो हिरन तो वहां पर रुकेगा नहीं, भागेगा वहां से, तो लायन भी उसको दौड़ाते दौड़ाते जाएगा। मतलब ये है कि शिकार जातियां जो है वो भग सकते हैं, एनिमल्स, यदि शिकार जातियां एनिमल्स है वो भग सकती है, एक से दूसरे जगह जा सकती है। लेकिन क्या प्लांट जा सकते हैं क्या, तो प्लांट नहीं जा सकते। यही कारण है कि प्लांट में कुछ रक्षा विधियां विकसित करने की तकनीक होती है। जैसे कैसे, तो कुछ कीड़ों और मेढकों को छद्मावरण होता है, मतलब कुछ इंसेक्ट जो होती है और मेढक वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या होती है, छद्मावरण। छद्मावरण को कैमोफ्लेज बोलते हैं। गुप्त अंग कुछ जहरीले होते हैं, मतलब ये है कि छद्मावरण करती है। छद्मावरण का मतलब ये है, जैसे टहनियों पर कोई वहां पर बैठे रहेंगे तो उसके कलर के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा खास बात होती है ताकि उसके परभक्षी उसको पहचान ना सके। तो याद रखना, कीड़ों और मेढकों में छद्मावरण देखा गया है। उसके अलावा और देखते हैं, है ना, ये मजेदार है, इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा, मोनार्क तितली। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है अपने शिकारी पक्षियों, मतलब जो इसको खाती है, इस तितली को, मोनार्क तितली को, पक्षियों को बेहद अप्रिय लगती है। अप्रिय का मतलब ये है कि जब उसको खाएगी तो डिसटेस्टफुल लगेगा, मतलब टेस्टी नहीं रहेंगे, मतलब बेकार टाइप लगेगा उन लोग को। किनको, शिकार पक्षियों को। तो क्या अगले वाले दूसरे पक्षी जो उस टाइप के होंगे वो उसको खाएंगे क्या दोबारा, तो नहीं खाते। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं, उसको स्वाद में क्या रहता है, बेहद अप्रिय लगती है। ऐसा उसके शरीर में मौजूद एक विशेष रसायन के कारण होता है। तो देखो, जाहिर सी बात है, जैसे करेला कड़वा रहता है ना, उसको हम लोग कच्चा ऐसे खा के देखेंगे, तो मुंह में लेके जाएंगे, खाएंगे थोड़ा से, उसमें एक कड़वा लगने लग जाएगा, हम लोग उल्टी कर देंगे उसका। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी होती है क्या, कि जो मोनार्क तितली रहती है उसको जो जब पक्षी खाता है तो क्या होता है, बहुत टेस्टफुल, बेहद अरुचिकर लगती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर में एक ऐसा रसायन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो रसायन क्या होता है, तो रसायन को यह अपने केटरपिलर चरण के दौरान एक जहरीले खरपतवार को खाकर प्राप्त करती है। एक ऐसा रसायन होता है जिसको वो, जब वो केटरपिलर स्टेज में रहता है, केटरपिलर स्टेज का मतलब होता है कि जब वो पूरी तरीके से तितली नहीं बना हुआ रहता है ना, प्यूपा स्टेज जब रहती, केटरपिलर स्टेज, तो केटरपिलर स्टेज में वो एक जहरीले खरपतवार को उस टाइम में खा लिए रहती है। और उसको खाने के बाद में जब वो तितली बन जाती है पूरी तरीके से, तो मान लो किसी पेड़ पौधे या कहीं पर बैठी हुई है और कोई परभक्षी पक्षी आया और उसको खाने की कोशिश किया, तो जैसे ही खाएगा तो उसको बहुत डिसटेस्टफुल लगेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से दूसरे और भी जो मोनार्क बटरफ्लाई होंगे उसको फिर कोई नहीं खाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क तितली जो होती है क्या करती है, बच जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। यहाँ से भी AR वाले क्वेश्चन दे सकते हैं।
है ना। तो याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि वो कैटरपिलर अवस्था के दौरान ऐसे खरपतवार, ऐसे जहरीले खरपतवार को खाकर ऐसे रसायन विकसित कर लेती है जिसकी वजह से उसके शिकारी पक्षियों को बेहद अप्रिय लगने लग जाती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं हम लोग। कॉमोफ्लेज फ्रॉग को दिखाया गया, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है जो सूखी पत्तियों के बीच में फ्रॉग बैठा हुआ है ना। यहाँ पर लीप इंसेक्ट बैठा हुआ है, लेकिन लीप के जैसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये होती है मतलब मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखते हैं, आगे देखें, शिकार के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार प्रजातियों की सुरक्षा के लिए और भी रक्षा विधि होती है, जैसे कैसे। तो देखो, पहले तो वो वहां पर एनिमल की बात की, अब देखो यहाँ पर क्या है, कांटे। कांटे को तो हम लोग जानते ही हैं, पौधों की रक्षा के सबसे आम रूपात्मक साधन होती है, जैसे बबूल में कांटे, कैक्टस में कांटे, और बेर वगैरह की पेड़ में भी कांटे रहते हैं। तो कांटे क्या करती है, कांटे होने की वजह से प्लांट जो रहते हैं उसकी सुरक्षा हो जाती है, और उसकी सुरक्षा हो गया मतलब वो अपने शिकार जाती है, उससे क्या होगी, बच गई। तो कांटा जो है पौधे में एक आम बात होता है, एक आम रूपात्मक साधन होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा सकता है। दूसरा ये है, कई बार कई कई पौधे ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो शाकाहारी जीवों को बीमार कर देते हैं, उनके भोजन या पाचन में बाधा डालते हैं, उनके प्रजनन को बाधित कर देते हैं, या उन्हें मार देते हैं। उदाहरण के लिए कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस को हम लोग जानते हैं, जिसको आक या आंकड़ा भी बोलते हैं, इसका डायग्राम भी बना के दिए हैं यहाँ पर। कैलोट्रॉपिस विषैले कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। देखो, इस पौधे को हम देखे होंगे कहीं न कहीं, कैलोट्रॉपिस होता है, जिसको आंक या आंकड़ा भी बोलते हैं। इस पौधे को हम लोग देखे होंगे, इसमें एक जहरीली रसायन होती है जिसका नाम क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जिसका नाम क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये क्या करता है, इसमें से देखना, इसके पत्तियों को तोड़ोगे तो मिल्क जैसा, है ना, केमिकल निकलता है, मतलब दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है। उसको यदि, है ना, गलती से आंख वगैरह में चला जाएगा तो आंख की रोशनी वगैरह भी जा सकती है। यही कारण है कि ये जहरीला प्लांट है, इससे दूर रहना रहता है। और जहां पर भी ऐसा प्लांट दिखे उससे दूर रहना है। और गलती से भी मान लो इसके दूध वगैरह हाथ में चले गया और उससे आंख वगैरह को टच की तो आंख की रोशनी जा सकती है, तो इससे दूर रहना है ना। इस टाइप के यदि कुछ होता है तो हाथ को पहले धोए, अच्छे पानी से धोए या साबुन से धोए, उसके बाद में ही, है ना, कहीं बॉडी के ऑर्गन को टच करे। आंख वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, है ना। तो इसके बारे में बताया गया है कि क्या, कि इसमें एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का क्या रहता है, केमिकल रसायन होता है। इसकी वजह से ना इसको कोई बकरी नहीं चढ़ती या कोई गाय वगैरह नहीं चढ़ते। मतलब एक्चुअल में ये है कि ये जहरीले खरपतवार नाशी होते हैं, मतलब जहरीले खरपतवार होते हैं, और इसकी वजह से कोई बकरी या कोई गाय इसको नहीं चढ़ती। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसलिए मवेशी या बकरियां इसे नहीं खाते, है ना। यहाँ तक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ आया होगा। देखो, इसमें कुछ थ्रोन्स या कांटों के वो भी दिखाया गया है, जैसे बबूल के पेड़ भी, बबूल के पेड़ देखे होंगे, या जो ये कैक्टस वगैरह है उसके भी पेड़ देखे होंगे। तो इन सब में कांटे जो रहते हैं वो रक्षा विधि है। दूसरा, ये कैलोट्रोपिस में इस टाइप का जो केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम याद रखना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का एक केमिकल है। ठीक है, वही रहता है, इसकी वजह से इसको कोई पशु या जो कोई मवेशी होते हैं वो नहीं खाते। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे निकोटीन, टोबैको में रहती है निकोटीन, है ना। कैफीन कॉफी में रहती है, कुनेन वगैरह जो है एंटी कैंसर ड्रग्स बनाई जाती है इससे, स्ट्राइकिन, अफीम, ये सब चीज भी केमिकल है, और कोई ना कोई प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं ना। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे टोबैको प्लांट में है अफीम। अफीम का अलग से पौधा आता है ना, उसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते भी हैं। चरने वाले और ब्राउजर कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज जो रहते हैं ना, इसमें जो रहने वाले केमिकल की वजह से कीट वगैरह उसको नहीं खाती, और उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब उसका उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके आगे देखें, अगला, सहभागिता। अगला क्या है, प्रतियोगिता में, है ना, जनसंख्या सहभागिता में हम लोग प्रतियोगिता देखने वाले। प्रतियोगिता का मतलब ये है, यहाँ पर कंपटीशन है, कंपटीशन। तो कंपटीशन में दोनों स्पीसीज, स्पीसीज नंबर ए और स्पीसीज नंबर बी, दोनों को क्या होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो इसमें क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति की उपयुक्तता आर का मान दूसरी प्रजाति की उपस्थिति में काफी कम हो जाती है। मतलब ये है कि मान लो कोई स्पीसीज सुपीरियर है, तो दूसरी स्पीसीज क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी। मतलब एक स्पीसीज सुपीरियर हो जाएंगे और दूसरी क्या होगी, इंफीरियर हो जाएगी।
आर के मान में देख रहे हैं। आर के मान का मतलब ये है कि हम लोग रिप्रोडक्टिव पावर के बेस में बताते हैं कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर। मान लो जिसकी रिप्रोडक्टिव पावर ज़्यादा है, मतलब प्रजनन क्षमता ज़्यादा है, संतानें उत्पन्न ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें आर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे प्रजाति को हम लोग सुपीरियर बोलेंगे, और जो नहीं कर पाएगी उसको हम बोलेंगे इंफीरियर स्पीसीज। तो देखो इसमें क्या होगा, अंतर जाति प्रतिस्पर्धा जैविक विकास में एक शक्तिशाली शक्ति है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होते हैं, इंटर स्पीसीज कंपटीशन जो होती है वो जैविक विकास में एक शक्तिशाली है ना शक्ति होती है। कैसे भाई, देखो नीट एग्जाम है ना, नीट एग्जाम में हर किसी को जो 12th पढ़ने वाले लोग हैं उनको यदि हम लोग नीट एग्जाम में अपीयर कराने के लिए बैठाएंगे और उनको 12th के मार्क्स के बेस में यदि हम लोग दे देंगे, भले वो मार्क्स ऐसे भी लेके आया हो, तो क्या होगा, उन बच्चों के अंदर में वो मेंटलिटी पावर जनरेट नहीं होगी जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चों में होती है। तो हम उनको यदि बैठा देंगे, अब बिना कंपटीशन कराए यदि बैठा देंगे उनको, तो हमें बेस्ट डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। तो क्या होता है, उसी के लिए तो एग्जाम होता है, तो उसको एग्जाम को कंडक्ट इसीलिए कराया जाता है ताकि उनमें से जो अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो निकले, उस एग्जाम को फाइट करे और क्या करे, डॉक्टर बनने जाए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। तो यहाँ पर भी वही है कि अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा यदि नहीं होंगे तो जैविक विकास में एक शक्तिशाली शक्ति नहीं होगी। ठीक है, तभी तो उसको बेस्ट डॉक्टर मिलेंगे, है ना। जब कंपटीशन में आएंगे, नीट एग्जाम देंगे, उसको क्रैक करने के बाद में मेडिकल कॉलेज वगैरह में एडमिशन होंगे, तब जाके वो क्या होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो वहाँ यहाँ पर भी वही बात है कि अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा जैविक विकास में एक शक्तिशाली शक्ति होती है। ठीक है, क्लियर। प्रतिस्पर्धा जब होती है तब निकट संबंधी प्रजातियां समान सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। इसको हम लोग कल वाली क्लास में भी देखे थे। कौन सी वाली क्लास में, कि प्रीवियस ईयर में जब मैं मतलब प्रीवियस क्लास में जब मैं पॉपुलेशन के बारे में बताया था, तो वहां पर मैं बताया था एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और दूसरा क्या होती है, एक लिमिटेड ग्रोथ होता है जिसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो उसमें सिग्मॉइड कर्व बन रहे थे, तो सिग्मॉइड कर्व वाले में प्रतिस्पर्धा होती है, किसके लिए, भोजन के लिए, मतलब कैरिंग कैपेसिटी में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा जब निकटतम संबंधित प्रजातियों के बीच में होती है तो समान संसाधनों के लिए होती है, मतलब सीमित संसाधनों के लिए। मतलब ये है कि नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर में एक ही चीज चल रही है कि मुझे एक मेडिकल सीट मिल जाए, एक मेडिकल सीट मिल जाए, यही सबके माइंड में चल रही है। मुझे एक मेडिकल सीट के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि संसाधन सीमित है, मतलब लिमिटेड सीट है, सीट कहीं लिमिटेड नहीं रहता, तो इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा तभी होती है जब निकट संबंधित प्रजातियों के बीच में समान संसाधनों के लिए ही प्रतिस्पर्धा हो सकती है। यदि संसाधन सीमित नहीं रहेंगे, असीमित रहेंगे, तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी क्या, कंपटीशन होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में कंपटीशन चलते रहती है। ठीक है, इसके आगे देखें, प्रतिस्पर्धा के साक्ष्य, मतलब कुछ प्रमाण दिया गया प्रतिस्पर्धा के लिए, मतलब कंपटीशन जब होता है तो क्या क्या चीजें होती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। गैलापोगस द्वीप समूह, मतलब गैलापोगस आइसलैंड में एम्बिंगडन कछुआ, एम्बिंगडन नाम का एक कछुआ था, है ना, बकरियों की अधिक चरने की क्षमता के कारण द्वीप पर बकरियों को लाए जाने के 1 दशक के भीतर ही विलुप्त हो गए। देखो यहाँ पर एम्बिंगडन कछुआ का डायग्राम दिया गया है। एम्बिंगडन कछुआ है ये, है ना, मतलब ये टोटोइस है। इसमें क्या हुआ, देखो डायग्राम से देख सकते हैं, एम्बिंगडन टोटोइस। अब ये क्या था, एक एरिया में इन लोग रहते थे, एक एरिया में थे इन लोग, है ना, एम्बिंगडन कछुए। लेकिन उसी एरिया में क्या किए, हम लोग बकरी को ला दिए। ठीक है, किसको लाए, बकरी को। तो बकरी को लाने की वजह से अब देखो, जो केचुआ है उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, मतलब कछुआ का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, और इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखो। इसकी कंपैरिजन में बकरियां जो थी ज्यादा तेजी से चरने के लिए, जितने भी वहां पर घास फूस वगैरह थे उनको चरने के लिए जल्दी जल्दी चरने लग गए इन लोग। मतलब ज्यादा चरने की वजह, तेजी क्षमता, चरने की अधिक क्षमता होने के कारण ये कछुआ बेचारा क्या करेगा, ये तो कछुए को तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, पूरे खाने को तो इन लोग खा गए। तो क्या हुआ, 1 दशक के अंदर ही क्या हो गए, विलुप्त हो गए, 1 दशक में ही क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, है ना, कि एमिंगडन कछुआ जो था कहाँ पर, गैलापोगस आइसलैंड में ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, है ना, या बकरी लाए जाने के बाद में देखा गया कि उसके चरने की क्षमता के कारण, जहां पर भी ऐसे कारण वगैरह कुछ लिखा रहता है ना, वहां से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये बात हमेशा नोट करके रखना है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारी जगहों में ऐसा बात बताया गया है जहां पर
कारण लिख के देता है तो कारण जहां पर भी लिखे रहेंगे वहां पर एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया एमिंगटन कछुए वाला। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना कंपटीशन ही चल रहे हैं। असंबंधित प्रजातियां भी संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती। असंबंधित प्रजातियां मतलब जैसे हमारे और जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन और मान लो है ना कोई जो सर्वाइवल बर्ड्स है, जैसे बर्ड्स, ये दोनों के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रजातियों के बीच में कंपटीशन होगा। तो असंबंधित प्रजातियों भी संसाधन के लिए है ना क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें एनसीईआरटी में, उसी को हम लोग अभी पढ़ते हैं। वैसे तो कई एग्जाम्पल दिया जा सकता है इसमें कि दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य जब इंटरेक्शन होगा तो जो सुपीरियर स्पीसीज रहेंगे वही बचेंगे, दो इंफीरियर रहेंगे तो मर ही जाएंगे। तो अलग अलग असंबंधित प्रजातियों के बीच में भी संसाधन के लिए क्या हो सकती है, प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो देखो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया उसको देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में फ्लेमिंगो और मछलियां जूप्लैंक्टन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, देखो क्या है, ये जो फ्लेमिंगो है और यहाँ पर क्या है, मछलियां। ये फ्लेमिंगो का डायग्राम दिया है। ठीक है, फ्लेमिंगो और मछलियां जूप्लैंक्टन के लिए क्या करती है, प्रतिस्पर्धा। जूप्लैंक्टन क्या होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय परितंत्र का है ना प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन को खाती है। फाइटोप्लैंक्टन को फीडिंग करती है कौन, जूप्लैंक्टन। तो उस जूप्लैंक्टन को खाने के लिए देखो फ्लेमिंगो का साइज देखो इतना बड़ा सा है ना। और यहाँ के पर जो रहने वाली मछली है ये फिश है ना, ये फ्लेमिंगो और ये जो फिश, ये दोनों किसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, जू प्लैंकटन। मतलब ये है कि मछली अलग प्रजाति है और ये फ्लेमिंगो अलग प्रजाति, दोनों असंबंधित प्रजाति हैं। ये चाहे तो दूसरे जगह जाके भी खाना खा सकते हैं, लेकिन मछली दूसरे जगह जा पाएगी क्या, तो नहीं जा पाती। तो यहाँ पर क्या हुआ, दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में, उथली झील का मतलब ये होता है कि पानी जहाँ पर सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा ही बस पानी रहता है, वहां पर उथली झील बोलते हैं, छिछली झील बोलते हैं जिसको। वहां पर फ्लेमिंगो और मछलियों के बीच में जू प्लैंक्टन के लिए लड़ाई होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि संसाधन वहीं का संसाधन मतलब खाने का चीज क्या है, जू प्लैंक्टन। और देखो दो अलग अलग प्रजाति है तो इनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, इसके आगे और देखें, प्रतिस्पर्धा करती है परंतु संसाधनों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु मतलब प्रचुर संसाधनों में भी प्रतिस्पर्धा होती है। प्रचुर संसाधन का मतलब यहाँ पर जू प्लैंक्टन की संख्या चाहे कितनी भी हो तो भी इसके बीच में कंपटीशन होगा। मतलब मछली इसको खाने के लिए, जू प्लैंक्टन को खाने के लिए आएगी, लेकिन उससे पहले ये कौन खा लेगा, फ्लेमिंगो ही खा लेगा। तो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनके बीच में कंपटीशन होती है। उदाहरण के लिए देखें, हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा में संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद अन्य प्रजातियों की उपस्थिति के कारण एक प्रजाति की भोजन क्षमता कम हो जाती है। मतलब इसको बोलते हैं हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा का मतलब है बाधा स्पर्धा, है ना। बाधा स्पर्धा में क्या होता है, तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं बाधा स्पर्धा में मान लो कोई सुपीरियर स्पीसीज है, यहाँ पर सुपीरियर है, सुपीरियर स्पीसीज, और यहाँ पर इंफीरियर स्पीसीज है, इंफीरियर स्पीसीज। ठीक है, एक एक जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ पर। तो जो सुपीरियर स्पीसीज, जैसे मैं यहाँ पर लायन को ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं डियर को, लायन को ले रहा हूँ यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ, डियर को। अब यहाँ पर संसाधन अनलिमिटेड है ना, संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में है। मतलब यहाँ पर है ना खाने पीने का सामान बहुत सारा है ना। लेकिन फिर भी इन डियर मतलब जो इंफीरियर स्पीसीज है, इन डियर को एक सीमित एरिया ही मिला है। क्यों, क्योंकि भाई इनको पता है इधर जब जाएंगे तो इधर सेफ रहता है। ठीक है, तो बाधा स्पर्धा का मतलब होता है इसको डर है कि इधर संसाधन तो है, बहुत सारे संसाधन है यहाँ पर, लेकिन इसको डर है कि सुपीरियर स्पीसीज या लायन जो है इसको क्या कर सकती है, खा सकती है। यही कारण है कि ये इधर की ओर नहीं जाती। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बाधा स्पर्धा या हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा में संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद अन्य प्रजाति की उपस्थिति के कारण एक प्रजाति की भोजन क्षमता कम हो जाती है। मतलब एक प्रजाति की उपलब्धता के कारण दूसरे की भोजन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। सीधी सी बात है, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम चलाना पड़ेगा। तो ये भाई याद रखना है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। ठीक है, यहाँ से और देखते हैं, प्रतिस्पर्धी विमोचन, यह किसी प्रजाति की वितरण सीमा का विस्तार है जब प्रतिस्पर्धी प्रजाति को हटा दिया जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धी प्रजाति को हटा दिया जाता है का मतलब क्या है, मतलब जो प्रजाति दोनों के बीच में जब कंपटीशन हो रहा था और एक प्रजाति को हटा दिया जाए तो उसको हम लोग प्रतिस्पर्धी विमोचन बोलते हैं। मतलब प्रतिस्पर्धी को हटा देना, दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है,
है ना, और कंपटीशन करने वाले जो है उसमें से कुछ को हटा दिए तो प्रतिस्पर्धी विमोचन होता है, उसको हम लोग है ना एक प्रयोग से देख सकते हैं। देखो, कानेल के क्षेत्र प्रयोग, कॉर्नेल है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना कॉर्नेल को। कॉर्नेल के क्षेत्र प्रयोग, स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एक देश है, उसके चट्टानी समुद्री तटों पर, जहाँ पर समुद्र के जैसे हमारे यहाँ इंडिया में की बात करें तो इंडिया में जहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर वाला एरिया है, या इधर विशाखापट्टनम एरिया है, या उधर केरल तिरुवनंतपुरम वाला एरिया, तो यहाँ पर रेतीले रहते हैं, समुद्र के किनारे रेत रहती है, लेकिन कुछ जगह में क्या होते हैं, समुद्र के किनारे में चट्टान रहती है। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों पर बार्नेकल की दो प्रजातियां पाई जाती है। बार्नेकल की दो प्रजातियां हैं, कौन कौन से, बार्नेकल बड़ी और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से श्रेष्ठ, और चैथेमेलस जो होती है ना, बार्नेकल बैलेनस है, ये बैलेनस, और ये क्या है, चैथेमेलस है। चैथेमेलस की दो है ना, चैथेमेलस को छोटी बोलेंगे, बार्नेकस बैलेनस को बड़ी, और चैथेमेलस को छोटी बोलेंगे। बार्नेकल बैलेनस अंतर्ज्वारी क्षेत्र पर हावी होती है। अंतर्ज्वारी क्षेत्र मतलब ये जो स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र है वहां पर बार्नेकल बैलेनस क्या है, इसकी ये सुपीरियर स्पीसीज है, इसके तुलना में चैथेमेलस की तुलना में, ठीक है, तो हावी होती है, और चैथेमेलस को बाहर रखता है। जब कानेल ने प्रयोगात्मक रूप से बैलेनस को हटाया तो चैथेमेलस ने अंतर्ज्वारी क्षेत्र में अपना बसेरा बना लिया। कानेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग, कानेल साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कानेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग। परिष्कृत का मतलब ये है कि एक प्रजाति, यदि दोनों प्रजाति वहां पर है, उसमें से एक प्रजाति को जो क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुपीरियर है, मतलब वो उच्च जाति है, और उसके खतरे की वजह से दूसरे जाति यहाँ पर है ना खाना पीना नहीं कर रहा था, या सही से ही उसकी मतलब संख्या नहीं थी, लेकिन इस प्रजाति को, सुपीरियर स्पीसीज को हटा दिया गया वहां से, कानेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग में हटा दिया, तो क्या हुआ, बार्नेकल बैलेनस को हटाने पर बार्नेकल चैथेमेलस ने क्या किया, अंतर्ज्वारी क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि इसको प्रतिस्पर्धी विमोचन बोलते हैं, या जो कंपटीशन से जिसको बाहर कर देंगे उसके बाद दूसरे वाले लोग हावी हो जाएंगे, भले वो इंफीरियर स्पीसीज रहे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में MBBS की 100 सीटें हैं, और 100 लोगों के बीच में ही कंपटीशन हो रहा है, तो एक एक सीट के लिए एक एक लोगों के बीच में, मतलब 200 लोगों के बीच में हो रहा है, 200 में से 150 लोग पढ़ने वाले हैं और 50 लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो 50 लोग क्या करेंगे, जब 150 में से है ना, जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 100 लोग पढ़ने वाले हैं, 100 लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, तो 100 लोगों को, ये जो पढ़ने वाले हैं सुपीरियर स्पीसीज को यदि हटा देंगे हम लोग, तो 100 लोग जो पढ़ने वाले नहीं है उनको भी क्या हो जाएगा, मेडिकल सीट अलॉट हो जाएगा। कुल मिलाकर यही बात बोल रहा हूं मैं कि जो बार्नेकल बैलेनस होती है वो क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बड़ी है और श्रेष्ठ जाति है, जबकि चैथेमेलस क्या है, छोटी जाति है। तो अंतर्ज्वारी क्षेत्र से यदि एक को हटा देंगे, जैसे किसको हटा दिया, कानेल ने किसको हटाया था, प्रयोगात्मक रूप से बैलेनस को, बैलेनस क्या था, सुपीरियर स्पीसीज, तो क्या होगा, चैथेमेलस को अंतर्ज्वारी क्षेत्र में अपना बसेरा बना लिया, मतलब वो क्या हो गया, इंफीरियर स्पीसीज भी यहाँ पर सुपीरियर बन गया। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कौन सा, गॉस का जो है ना प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत जो दिया गया था, मतलब क्या होता है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया गया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मतलब प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा, गॉस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या बोला था इसने। इसमें कहा गया कि समान संसाधनों के लिए, एक एक वर्ड है ना यहाँ पर ध्यान देना है, कि इसने कहा गया कि समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधित प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती, और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निम्न प्रजाति अंततः समाप्त हो जाती है। यह सीमित संसाधनों में सत्य हो सकता है लेकिन अन्यथा नहीं। ठीक है, सही बात है, यदि संसाधन सीमित होंगे, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, तो क्या होगा, दो निकटतम संबंधित प्रजातियां, मतलब निकटतम संबंधित का मतलब जो, जैसे मान लो कोई फ्रूट के सीड को खाती है तो सब लोग फ्रूट के सीड को खाएंगे, तो मतलब निकटतम प्रजाति है ये। तो दो निकटतम प्रजातियों के मध्य समान संसाधन के लिए, समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकटतम प्रजातियां अनिश्चित काल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, है ना, क्योंकि खाना पीना एक ही जैसे है उन लोग का, एक सह अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन संसाधन यदि सीमित नहीं रहेंगे तो
संसाधन सीमित नहीं रहेंगे तो साथ साथ में है ना उनके बीच में कंपटीशन सह अस्तित्व वगैरह रहेगा क्या? नहीं रहेंगे। तो देखो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधित प्रजातियां अनिश्चितकालीन तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निम्न प्रजाति अंततः समाप्त हो जाएगी। यह सीमित संसाधनों में सत्य हो सकता है लेकिन अन्यथा नहीं। देखो कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है ना, दोनों सह अस्तित्व में अभी रह रहे हैं, है ना, दोनों रह रहे हैं, साथ साथ में रह रहे हैं, समान संसाधनों के लिए और सीमित संसाधनों के लिए। यदि संसाधन असीमित हो जाएंगे तो अनिश्चितकालीन तक लंबे समय तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धा, जब संसाधन सीमित रहेंगे तो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निम्न प्रजाति विलुप्त हो जाएंगे। संसाधन सीमित रहेंगे क्यों? एक टाइम के बाद में जो सुपीरियर स्पीसीज रहेगा वो ज्यादा खाने लग जाएगा, है ना, और ज्यादा खाने की वजह से इंफीरियर स्पीसीज मतलब जो निम्न प्रजाति होगा उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा लागू हो जाएगी। लेकिन ये सीमित संसाधनों के लिए ही सही है, असीमित संसाधनों के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना है। गॉस का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत था, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना, याद रखना, कई बार पूछा गया नीट में। ठीक है, इसके आगे देखें, प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाली प्रजातियां बहिष्करण के बजाय सहअस्तित्व के लिए तंत्र विकसित कर सकती है। उदाहरण के लिए संसाधन विभाजन, रिसोर्स पार्टी ट्यूनिंग करते हैं, मतलब संसाधन विभाजन करते हैं। मतलब ये है कि मान लो कोई दो निकटतम प्रजातियां एक ही संसाधनों के लिए कंपटीशन आपस में कर रही है, तो क्या करेंगे इन लोग? संसाधन विभाजन करेंगे। मतलब ये है कि कुछ स्पीसीज जो है भाई, है ना, मॉर्निंग टाइम में तुम अपना फीडिंग करना, खाना खाना, और कई लोग बोलेंगे कि तुम इवनिंग में खाना। तो कुल मिलाकर संसाधनों का विभाजन कर लेंगे, मतलब बंटवारा कर लेंगे, लेकिन एक ही साथ में रहना है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है ना हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। A smaller yellow bird species forage across full tree. A larger red species compete for resources. Red dominant in middle for the more abundant resources. Yellow adapted to new niche, avoiding the competition. इसमें देखो येलो वाले लोग ज़्यादा हैं, इसमें क्या है, रेड वाले लोग ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों लोग लगभग समान है, तो इन लोग क्या किए, रिसोर्स को बांट लिए। कैसे? ऊपर वाले लोग देखो यहाँ से, है ना, येलो वाले लोग क्या किए, ऊपर से ऊपर वाले प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे, और ये जो रेड वाले पक्षी हैं उन लोग बीच में जो भी चीज़ बनेंगे प्लांट का उसको खाएंगे, और कुछ लोग जो है नीचे में जो रहेगा उसको खाएंगे। तो संसाधनों का विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखना। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, अगला है संसाधन विभाजन। संसाधन विभाजन ये है, संसाधन विभाजन में देखते हैं हम लोग, यह प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए प्रजातियों द्वारा सीमित संसाधनों का बंटवारा है। इसके लिए वे अलग अलग भोजन समय या अलग अलग चारागाह पैटर्न चुनते हैं। सही बात है, संसाधन सीमित है तो संसाधनों का विभाजन करेंगे, तो संसाधन विभाजन करेंगे तो प्रतिस्पर्धा से बच जाती है। तो उसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, किसने, मैकआर्थर ने। इसका एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैकआर्थर ने दिखाया कि एक पेड़ पर रहने वाली वॉबलर की 5 निकट संबंधित प्रजातियां प्रतिस्पर्धा से बच सकती है और अपने भोजन की खोज गतिविधियों में व्यवहारिक अंतर के कारण सह अस्तित्व में रह सकती है। मतलब देखो, एक पेड़ है और यहीं पर रहने वाली वॉबलर, देखो क्या है, अलग अलग है ना, दिख रहा है, वहां पर स्पीसीज है अलग अलग। तो देखो यहाँ पर ब्लैक बरीन वॉबलर है ना, ये 5 अलग अलग वॉबलर के स्पीसीज है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखा, कंपटीशन के अलावा दोनों ने क्या किया, अपने भोजन की खोज की गतिविधियों में व्यवहारिक अंतर के कारण यह सह अस्तित्व में रह सके, मतलब एक साथ रहना पसंद किया, अलग अलग नहीं रह सके। ठीक है, तो इसको किसने बताया था, मैकआर्थर ने बताया था कि वाबलर जो होती है निकटतम संबंधित प्रजाति है, इसमें डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक ही जैसे लगभग दिख रही है, एक ही जैसे है, और इनके बीच में कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, व्यवहारिक अंतर के कारण सह अस्तित्व में रह सकती, मतलब इन लोग क्या क्या भोजन की गतिविधियां या भोजन के चुगने के, चारा चुगने के तरीके, इन सबको इन लोगों ने बदल दिया। ठीक है, इसके आगे देखें। अगला है परजीविता। अब देखो क्या है, कंपटीशन तो हम लोग देख लिए जिसमें सुपीरियर स्पीसीज और इंफीरियर स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा था, दोनों को नुकसान हो रहा था। लेकिन परजीविता में क्या होगा, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इसमें एक जीव को फायदा होगा और एक जीव को क्या होगा, नुकसान। तो इसमें क्या होगा, पूरा फायदा नहीं होगा ना, लेकिन पूरा फायदा नहीं, तो पूरा फायदा नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पूरा नुकसान भी नहीं होगा, दूसरे को पूरा नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो देखो, दो प्रजातियों के बीच में जब कंपटीशन होगा, मतलब दो प्रजातियों के बीच में जब
इंटरेक्शन होगा, है ना, इंटरेक्शन होगा तो उस टाइम में क्या होगा, एक को पूरा फायदा नहीं होगा, एक को पूरा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस होगा, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। ठीक है, आगे देखें। कई परजीवी मेजबान विशिष्ट होते हैं, वे केवल एक ही मेजबान प्रजाति पर परजीवी हो सकते हैं। मतलब ये है कि भाई जैसे कोई परजीवी है, मतलब परजीवी का मतलब ये है कि दूसरे के ऊपर में आश्रित रहना है उनको, ठीक है, लेकिन वो दूसरे वाली जो प्रजाति है वो कोई भी हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ जो परजीवी रहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक होस्ट होता है, स्पेसिफिक दूसरे स्पीसीज रहते हैं, मतलब उसी के ऊपर में ही होस्ट बनेगा, वो उसी के भी परजीवी बनेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि मेजबान विशिष्ट होते हैं, केवल एक ही मेजबान पर प्रजाति परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ऐसे है तो क्या होते हैं, वे सह विकास की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात यदि मेजबान परजीवी के विरुद्ध विशेष तंत्र विकसित करता है तो परजीवी भी उसी मेजबान के साथ में बने रहते हैं और उनके बीच में कंपटीशन वगैरह नहीं होता, सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। मतलब ये है कि मान लो कोई ये होस्ट है, ये होस्ट है और ये क्या है, परजीवी, परजीवी, तो ये होस्ट इसके लिए इसी होस्ट के ऊपर में ही उगेगा ये परजीवी, तो ये क्या होगा, जब तक ये इसके, है ना, इसके विरुद्ध नहीं जाएगा, ये क्यों, क्योंकि भाई ये होस्ट यदि मर गया तो परजीवी भी तो मर जाएगा, है कि नहीं। तो मेजबान कोशिका के साथ में बने रहने की प्रवृत्ति रखते हैं कौन, ये परजीवी। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। कुछ परजीवी के यहाँ पर डायग्राम भी दिए हैं, जैसे कि पैरासिटिक वास्प लार्वा इमर्ज फ्रॉम अ कैटरपिलर टोमेटो हॉर्न और वोम वगैरह जो है ना, यहाँ पर जो परजीवी देखो इसके ऊपर में, ये टमाटर की डाली में ऐसा वाला कीड़ा देखे होंगे, इसके ऊपर में जो व्हाइट व्हाइट टाइप का दिख रहा है वो परजीवी है उसका। ये कसकुटा है, कसकुटा अमरबेल को देखे होंगे, कसकुटा अमरबेल जो ग्रीन कलर की रहती है, ऐसे पूरे पेड़ में छा जाती है, ऐसे लाइन लाइन टाइप का रहता है सीधा, है ना, ऐसे कसकुटा रहती है, कसकुटा को देखेंगे अमरबेल है। उसके अलावा देखो हेड लॉस वगैरह को भी देखे होंगे, जैसे जो खटमल जू वगैरह जो होती है, जू को देखे होंगे, तो हेड में जो रहने वाली, मतलब सिर में रहने वाली लॉस जो है, मतलब जू, तो ये भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। कुछ परजीवी के एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखिए, है ना, लिखा है, जैसे सकरिन लैम्प्रे लीच वगैरह जो होती है, देखो लीच का डायग्राम दिया है, एस्केरिस परजीवी होते हैं, तो अलग अलग डायग्राम दिया है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, परजीवियों का अनुकूल इंद्रियों का क्षय, मेजबान से चिपकने वाले आसंजक अंगों या चूसक अंगों का अस्तित्व, पाचन तंत्र का क्षय, उच्च प्रजनन क्षमता। तो देखो क्या होंगे, मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर एक परजीवी जो है, परजीवी, और यहाँ पर क्या है, मेजबान कोशिका, ये क्या है, ये मेजबान कोशिका है, मतलब ये क्या है, होस्ट है। ठीक है, और ये क्या है, पैरासाइट, ये होस्ट है और ये क्या है, पैरासाइट। अब भाई एक बात बता मुझे, इस होस्ट से इसको क्या लेना है, फूड ऑब्टेन करना है, फूड मिलेगा यहाँ से, खाना पीना मिलेगा, तो क्या ये खाना पीना यहीं से करता रहेगा, इसको खाना बनाने वाले की गैस चूल्हे की जरूरत पड़ेगी क्या, या सामान लाने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो नहीं पड़ेगी इस परजीवी के, क्यों, तो ये खाना तो बना बनाया खाना यहाँ से मिल रहा है होस्ट से, तो ये खाना बनाने का सामान को रखेगा ही क्यों। ठीक है, तो परजीवियों में अनुकूलन होती है, जैसे कि इंद्रियों का क्षय रहता है, मतलब इनको कोई सेंस नहीं रहता, अब सेंस रहते हैं इसमें, सेंस का मतलब ये है कि भोजन को पहचानना, भोजन को निगलना, ये सब चीज नहीं करते, इसी से जाके चिपके बस रहते हैं, ये खाना खुद नहीं बनाते हैं ना, खाना कहीं से लाते हैं, तो इंद्रियों का क्षय रहता है इसमें। दूसरा, मेजबान से चिपकने वाले आसंजक अंगों या चूसकों का अस्तित्व होना चाहिए, मतलब ये है कि इसमें से जब ये दोनों चिपके हुए रहेंगे तो इसके पास में इसको चिपकने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सकर ऑर्गन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सकर ऑर्गन रहना चाहिए, तभी तो जाके वो चिपकेगा। तीसरा क्या होना चाहिए, पाचन तंत्र का क्षय। अब देखो ये पाचन तंत्र को रख के भी क्या कर लेगा, इसके पास में फूड तो बना बुनाया, खाना तो बना बुनाया मिल रहा है इसको, इसको डाइजेशन वाले भी खाना मिल रहा है, सीधा सीधा न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं इन लोग, न्यूट्रिशन मतलब पोषण को ऑब्टेन करते हैं, तो ये जो पोषण को सीधा सीधा ले रहे हैं, मतलब कैल्शियम वगैरह हो गया या जो भी मिनरल्स वगैरह हो गया उसको ले रहा है, इसको खाना पचाने की भी जरूरत नहीं है, तो पाचन तंत्र का भी अभाव रहता है। चौथा, हाईली रिप्रोडक्टिव पावर भी होनी चाहिए, मतलब उच्च प्रजनन क्षमता भी होना चाहिए इसके अंदर में, तभी तो ये मेजबान कोशिका से चिपक पाएगा। जैसे मान लो कोई कोई आ गया, जैसे HCl वगैरह आ गए तो क्या होंगे, यहाँ से वो तो मर जाएगा, है कि नहीं। तो क्लियर रहना चाहिए कि ये चार चीजों उसमें नहीं होना चाहिए, उसका एडॉप्टेशन है, मतलब अनुकूलन है,
परजीवियों के पास में ऐसा चीज होना चाहिए, तब जाके वो परजीवी कहलाएगा। ठीक है, और कुछ परजीवी के जो है ना एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इसके आगे देखते हैं हम, है ना, मेरे ख्याल से समझ आया गया परजीविता। और भी एग्जाम्पल दिया गया है, देखो, परजीवियों का जीवन चक्र अक्सर जटिल होता है। मानव लीवर फ्लूक, जैसे कि मानव लीवर फ्लूक के बारे में बताया है, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मध्यवर्ती पोषकों, एक घोंघा और दूसरा एक मछली पर निर्भर रहता है। ह्यूमन लिवर फ्लूक मतलब ये मानव के शरीर के यकृत में जाता है और यकृत में जाकर अपने जीवन पूरा करता है, लेकिन इसके लिए दो मध्यवर्ती होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो होस्ट से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये क्या है, घोंघे में जाता है, और घोंघी को जो फिश, जो मछली खाई रहती है, इसी मछली को कौन खाता है, मैन। तो मैन या जो मनुष्य है उसके लीवर में चली जाती है, तो लीवर फ्लूक होता है इसी की वजह से। तो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मानव लीवर फ्लूक को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने दो मध्यवर्ती होस्ट की जरूरत पड़ती है करके पूछेंगे। तो फिश मतलब यहाँ स्नेल, स्नेल मतलब घोंघा से वो जाएगा फिश में, फिश से जाएगा मैन में, मैन के लीवर। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन देने के चांस है, तो इंपॉर्टेंट है नीट 26 के लिए, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा इसको तो जानते ही होंगे, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़े भी रहते हैं, मलेरिया परजीवी को अन्य पोषकों तक फैलने के लिए मच्छर की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम जानते हैं हम लोग, स्पोरोजोआ होती है, प्रोटिस्टेंस है, प्रोटिस्टा में स्पोरोजोआ के बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं, प्लाज्मोडियम के बारे में। तो मलेरिया पैरासाइट को भी पोषकों तक फैलने के लिए मच्छर की आवश्यकता होती है, मतलब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से ये, है ना, उसमें जाती है। आगे देखें, और परजीवी देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, ह्यूमन लीवर फ्लूक है, मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, है ना, इसी की वजह से मलेरिया क्या होता है, डिटेक्ट होता है, और उसकी वजह से मलेरिया यदि पॉजिटिव दिखाएगा प्लाज्मोडियम को, तो मलेरिया पॉजिटिव हो जाता है, फिर हम लोग उसके लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं। ठीक है, आगे देखें, परजीवी मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेजबान के अस्तित्व, जनसंख्या घनत्व वृद्धि और प्रजनन को कम करते हैं। ये मेजबान को शारीरिक रूप से कमजोर और शिकार के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। ठीक है, तो जो होस्ट से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही, तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अस्तित्व, जनसंख्या घनत्व को कम कर सकते हैं, और प्रजनन शक्ति वगैरह को भी कम कर सकते हैं, और साथ में शारीरिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। तो शारीरिक रूप से यदि मान लो कमजोर हो गया होस्ट, तो मान लो दूसरे और जो शिकार जाति वगैरह जो रहेंगे उसको खाने के लिए आ जाएंगे। तो ये सब चीज उसका है ना साइड इफेक्ट, मतलब बोला जाए कि परजीवी जिस पर वो आश्रित है उसको कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर होस्ट जो होती है उसको क्या होती है, नुकसान, जबकि जो पैरासाइट होते हैं इस पैरासाइट को होता है फायदा। ठीक है, क्लियर, लेकिन पूरा पूरा फायदा नहीं होता, पूरा पूरा नुकसान भी नहीं होता इसको, ये बात हमें क्लियर रखना है याद। तो ये होती है क्या, परजीविता। ठीक है, इसके आगे देखें, परजीवियों के प्रकार होती है अलग अलग, परजीवियों के प्रकार मतलब ये होते हैं एक्सो पैरासाइट, मतलब होते हैं बाह्य परजीवी, और इन लोग होते हैं एंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं कि ह्यूमन लीस्ट मतलब होता है जो जू वगैरह जो रहती है हेड में पाई जाती है। टिक्स ऑन डॉग, डॉग में, डॉग या है ना जो कैटल्स वगैरह रहते हैं पशुओं में ये टिक्स पाई जाती है ना वो। और उसके अलावा यहाँ पर और भी डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर देखो कस्कुटा भी डायग्राम है एक्सोपैरासाइट का, और यहाँ पर भी और जो मछली वगैरह में रहती है, तो और खटमल वगैरह भी देख सकते हैं। तो उन लोग क्या होते हैं, एक्सोपैरासाइट जो शरीर के बाहर में रहते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर में रहते हैं उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जैसे राउंड वोम हो गया, टैप वोम हो गया, ह्यूमन लीवर फ्लूक हो गया। तो इन लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर में रहते हैं, जबकि इन लोग क्या होते हैं, शरीर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, परजीवियों का प्रकार है ये। ठीक है, तो देखो परजीवियों के प्रकार में बाह्य परजीवी वाले लोग कैसे रहते हैं उसको भी जानना है। परजीवियों के प्रकार में देखते हैं हम लोग इसको, वे मेजबान की बाहरी सतह पर भोजन करते हैं, उदाहरण मनुष्यों पर जू, कुत्तों पर टिक्स, है ना। तो ये बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। कई समुद्री मछलियों के बाह्य परजीवी कोपेपोड, हेज पौधों पर अमरबेल का पौधा, इसमें क्लोरोफिल और पत्तियां नहीं होती, या पोषक पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। देखो क्या होता है, उस अमरबेल में कस्कुटा में क्लोरोफिल और पत्तियां नहीं होती, पत्तियां नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इस अमरबेल में पत्तियां और क्लोरोफिल नहीं होती, तो क्या करता है, जिससे वो चिपकी हुई रहती वहीं से क्या कर सकती है, पोषण प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना,
कई समुद्री मछलियों में बाह्य परजीवी कोपेपोड, इसको याद रखना कोपेपोड को, क्योंकि कोपेपोड क्या होती है, एक्सो पैरासाइट है कि एंडो पैरासाइट करके क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कोपेपोड क्या होती है, समुद्री मछलियां जो सी फिशेस होती है उसमें क्या करती है ये, तो उसमें ये बाहर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है, तो एक बाह्य परजीवी के रूप में काम करती है कोपियोड्स, है ना, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता क्योंकि उसे हमारे रक्त की आवश्यकता केवल प्रजनन के लिए होती है, भोजन के रूप में नहीं करती। अब देखो, हम लोग परजीवी तभी मानेंगे किसी को जब वो भोजन के रूप में यूज होते रहेंगे, मतलब भोजन के रूप में उसका उपयोग होता रहेगा तब मानेंगे, मतलब भोजन के लिए किसी होस्ट से जाके चिपका है तब हम उसको क्या मानेंगे, परजीवी। लेकिन यहाँ पर मादा मच्छर जो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया होते हैं, मतलब एक्चुअल में इसकी वजह से मलेरिया नहीं होता, मलेरिया होता प्लाज्मोडियम की वजह से, ये तो होस्ट होती है, वेक्टर होती है, मतलब वाहक। तो मादा मच्छर को हम लोग परजीवी नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि केवल प्रजनन के लिए ही मानव रक्त की आवश्यकता होती है, भोजन के रूप में उसका उपयोग नहीं करता। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ से आगे देखते हैं। अगला है एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट में हम लोग पहले एग्जांपल देख चुके, कौन सा, राउंड वोम, है ना, और टैप वोम और ह्यूमन लीवर फ्लूक का। तो परजीवी जो मेजबान के शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर यकृत, वृक्क, फेफड़े, लाल रक्त कोशिकाओं आदि पर रहते हैं। अंतः परजीवियों का जीवन चक्र अधिक जटिल होता है, इनके रूपात्मक और शारीरिक विशेषताएं सरल होती है और प्रजनन क्षमता अधिक होती है। याद रखना, इसके बॉडी का जो बनावट रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल, देखो सिंपल ही है, लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव पावर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और ह्यूमन के अलग अलग ऑर्गन्स या अंगों को क्या करती है, इफेक्ट करती है, जैसे यकृत, वृक्क, फेफड़ा, लाल रक्त, इन सबको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं। एक और बात बताएं यहाँ पर परजीविता में, पक्षियों में ब्रूड परजीविता पाई जाती है। पक्षियों में कौन सी परजीविता, ब्रूड परजीविता पाई जाती है, ब्रूड पैरासिटिज्म। मतलब देखो कैसे है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ परजीवी पक्षी अपने मेजबान के घोंसले में अंडे देते हैं और मेजबान को उन्हें सेने देते हैं। विकास के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में मेजबान के अंडे के समान हो गए हैं, इसलिए यह मेजबान पक्षी बाहरी अंडों को आसानी से पहचान कर बाहर नहीं निकल पाता। उदाहरण, कोयल और कौवे के बीच ब्रूड पैरासिट परजीवीवाद है। यहाँ पर देखो, कोयल और कौवे के बीच देखो क्या होता है यहाँ पर, है ना, 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, उसमें जो है ना वायरस रहता है वो क्या रहता है, वो एक नेक्स्ट लेके आता है ना, और उसमें जो अंडा रहता है उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है, तो बोलता है ये क्या चीज़ है, तो वो एक बोलता है कि है ना ये क्या है, कोयल बर्ड्स का अंडा है। तो क्या बोलता है वो, जवाब देता है कि कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाएगी, मतलब वो नेक्स्ट जो होता है ना कौवे का होता है। तो यहाँ पर भी देखें कि ये जो घोंसला बनाया हुआ है, नेक्स्ट बनाया हुआ है, वो किसका है, वो रहता है कौवे का। लेकिन जब कोयल बर्ड्स को अंडे देना होता है तो क्या करती है, वो कौवे के दिए हुए अंडे को नीचे गिरा देती है और खुद अपना अंडा देती है, और बाद में जब कौवा वहां पर आता है उसको सेने के लिए, तो उस टाइम में वो अपना अंडा है करके, मतलब मेरे बच्चे का अंडा है करके, उसको क्या करते रहती है, सेते रहती है, और पता भी नहीं चल पाता कि वो किसका है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोयल और कौवे के बीच में ब्रूड परजीवीवाद बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ब्रूड पैरासिटिज्म किस में देखने मिलता है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो किसमें, कोयल और कौवे में। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। अब अगला है सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म है ये, है ना, मतलब सहभोजिता मतलब होता है कॉमेंसलिज्म है। क्या है ये, कॉमेंसलिज्म, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता, सहभोजिता में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और एक को कुछ भी फायदा नहीं होता, ना ही नुकसान होता है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, आम की शाखा पर एपीफाइट्स के रूप में उगता है आर्किड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन, नीट 2025 पूछा था कि आम की शाखा पर एपीफाइट्स के रूप में उगने वाला जो आर्किड होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है पूछा था। तो सहभोजिता का या कॉमेंसलिज्म का है ना उदाहरण है, जिसमें आर्किड को तो फायदा होता है लेकिन जो आम की शाखा होती है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आम के शाखा पर एपीफाइट्स के रूप में उगने वाला जो आर्किड है उसको फायदा होता है, जबकि इसको क्या होता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्किड और मैंगो ट्री ऐसा वाला प्लांट देखे होंगे जो है ना
जिस टाइम में फरवरी मार्च वाला जो महीना रहता है उस टाइम में देखना कि ऐसे वाले ऑर्किड उगा हुआ दिखाई देगा कहाँ पर, मैंगो ट्री के ऊपर में। ठीक है, उसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, वेल की पीठ पर उगते बार्नेकल प्लस, वेल की पीठ पर उगते बार्नेकल प्लस, ये बार्नेकल है, ये वेल है, वेल मछली, उसके पीठ में बार्नेकल्स वगैरह उग जाते हैं तो बार्नेकल्स को फायदा हो जाता है, एक दूसरे दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके अलावा और देखें, कैटल एरगेट प्लस और चढ़ते हुए मवेशी जीरो। यहाँ पर देखो डायग्राम दिया है, ये कैटल घास खा रही है, यहाँ पर कौन, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, और ये जो पक्षी आते हैं यहाँ पर देखो, ये व्हाइट व्हाइट पक्षी जो दिख रहे हैं, वो जब घास चढ़ते हैं तो घास के अंदर में छिपे हुए जो कीड़े रहते हैं ना उसको इन लोग खाते हैं, तो जो एरगेट होते हैं उसको तो फायदा हो गया, इनको फायदा हुआ, जबकि इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसको, जो ये पशु जो इसको खा रहे हैं घास को। ठीक है, और आगे देखें, एयरगेट मवेशियों के चरने के स्थान के पास ही चारा ढूंढते हैं, जैसे ही मवेशी आगे बढ़ते हैं वनस्पति कीट बाहर आ जाते हैं, अन्यथा एयरगेट के लिए कीड़ों को ढूंढना और पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना। देखो वही बात मैंने बोला कि घास के अंदर छुपे हुए रहते हैं कीट, तो उसको ये क्या करती है, ये कैटल जब घास चढ़ती है तो जो कीट जो है ना बाहर आते हैं और उस कीटों को खाने का काम कौन करती है, पक्षियां करती है, एयरगेट बर्ड्स। ठीक है, आगे देखें, एक और एग्जाम्पल दिया है सी एनिमोन का, है ना, सी एनिमोन और क्लाउन फिशेस, सी एनिमोन के डंक मारने वाले तंतु मछलियों को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सी, देखो क्या करते हैं, जब वो क्लाउन फिश जब आती है, सी एनिमोन के डंक मारने वाले तंतु मछलियों को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखो क्या होता है, सिंक सी एनिमोन के ऊपर में, यहाँ पर देखो सी एनिमोन बना हुआ है, इसके ऊपर में क्लाउन फिश है, ये क्लाउन फिश इसी के ऊपर में बैठे रहती है, तो क्लाउन फिश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसके ऊपर में बैठी है, क्यों, क्योंकि क्लाउन फिश को कोई ना कोई खाने वाले जब आएंगे तो ये क्या करेगी, सी एनिमोन डंक मारेगी उसको, तो सी एनिमोन क्या करेगी, डंक मारेगी, मतलब अपने क्लाउन फिश जो है अपनी सुरक्षा कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, सुरक्षा, क्यों, क्योंकि ये डंक जब मारेगी तो इसको जो शिकार जाति जो आएंगे उसको खा ही नहीं पाएंगे, तो इसका फायदा हो गया, जबकि इसको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल भी याद रखना, सी एनिमोन वाला, और आते रहते हैं एग्जाम्पल, है ना, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, और है ना, यहाँ पर हम लोग पारस्परिक आश्रय के बारे में जानने वाले हैं। पारस्परिक आश्रय का मतलब है ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं सहोपकारिता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहोपकारिता, या इसको और नाम देते हैं, इसको सह अस्तित्व, को इवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो होता है ना, अविकल्पी संबंध बनता है, अविकल्पी, मतलब इनके पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं रहते हैं। ठीक है, उसको पारस्परिक आश्रय बोलेंगे। इसमें क्या होगा, दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज हैं या दो सेम स्पीसीज है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन का। तो लाइकेन जो होती है, यह एक कवक और प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच का एक पारस्परिक संबंध होता है। लाइकेन दो जीवों से मिलकर, मतलब दो अलग अलग जीवों से मिलकर बना है, एक होता है कवक और दूसरा जो होती है शैवाल। तो इस शैवाल को हम लोग कभी कभी साइनोबैक्टीरिया भी नाम देते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है लाइकेन के बीच में, वो क्या होती है, नॉन ऑब्लिगेटरी, मतलब अविकल्पी संबंध बनते हैं। और लाइकेन को देखे भी होंगे, जो जंगल वगैरह में जब जाते हैं तो जंगल के वृक्ष के तनों पर उगती है, जैसे व्हाइट लाइकेन यहाँ पर दिखा गया है। और इस लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस पेपर जानते होंगे, तो लिटमस पेपर बनती है इस लाइकेन से। और ये लाइकेन की खास बात क्या होती है कि यह प्रदूषित स्थान पर नहीं उगते, जहां पर इन्वायरमेंट स्वच्छ होता है, जहां की एयर, जहां की हवा शुद्ध होती है, वहीं पर ही ये उन लोग उगते हैं, कौन, लाइकेन। और इस लाइकेन को देखने से हमें पता चल जाता है कि वहां की एयर जो है सांस लेने वाली है, फ्रेश एयर है। तो यहाँ पर दो जीवों का संबंध होता है, कौन, कवक और, है ना, शैवाल के बीच में संबंध होता है। पहला क्या है, लाइकेन। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग माइकोराइजा का। कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में संबंध है। कवक मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पौधों की मदद करते हैं,
जबकि पौधा कवक को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो देखो क्या है ना, यहाँ पर माइकोराइजा यहाँ पर बना हुआ कवक जाल देख सकते हैं, माइकोराइजा बना हुआ कुछ पौधों की जड़ों के साथ में। देखो ये पाइनस है, पाइनस है, यहाँ पर पाइनस की जड़ों में बना हुआ कवक, कवक मूल है ये, है ना, माइकोराइजा बनाते हैं। देखो क्या हुआ, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में संबंध है। कवक मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पौधों की मदद करते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ से मिट्टी से ये पौधे के क्या करेंगे, पोषक तत्वों को अवशोषण में मदद करेंगे, पोषक तत्वों को अवशोषण करने में मदद करते हैं। साथ में पौधा कवक को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। साथ में पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है, तो इस जो कवक रहता है उसको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब ग्लूकोज देते हैं। तो कुल मिलाकर माइकोराइजा ऐसा संबंध है कि कवक का उच्च पौधों की जड़ों के साथ में संबंध होता है। कवक का उच्च पौधों की जड़ों के साथ में जब भी संबंध बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। इसमें दोनों के बीच में जो नॉन ऑब्लिगेटरी संबंध बनते हैं, अविकल्पी संबंध है, मतलब इसके पास में दूसरे और कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो लाइकेन और माइकोराइजा को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं, इसमें म्यूचुअलिज्म का और भी एग्जांपल है, उसको देखें। परागण और बीज फैलाव के माध्यम से पौधे और जानवर के बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, जैसे अंजीर के पेड़ और ततैया के बीच में। परागण और बीज फैलाव के माध्यम से पौधे और जानवर के बीच में, देखो ये ततैया क्या है, इंसेक्ट है, और अंजीर के जो पेड़ होते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन यानी कि परागकण होगा, और वो परागकण होगा किसके द्वारा, ततैया के द्वारा ही होता है। इसमें कोई अदर एनिमल्स या अदर इंसेक्ट नहीं आती, ये ततैया ही आएगी तभी जाके अंजीर के पेड़ में क्या होता है, पॉलिनेशन, या तो फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, परागण। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, अंजीर प्रजाति का परागण केवल उसकी साथी ततैया प्रजाति द्वारा ही होता है। वही बात बताया मैंने, क्योंकि वैसे भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है ये। सहभोजिता या सह अस्तित्व को, मतलब सहोपकारिता या तो फिर सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। तो इसमें क्या होगा, देखो किसी अन्य प्रजाति द्वारा नहीं, है ना, ये बात वही बात बोला मैंने। मादा ततैया फलों में अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान खोजते समय अंजीर के पुष्प गुच्छ का परागण करती है। अब देखो क्या, मादा ततैया जो होता है अंजीर के पुष्प गुच्छ का क्या कर रही है, परागण कर रही है। बदले में अंजीर ततैया को कुछ विकसित होते हुए बीज प्रदान करता है, जो ततैया के लार्वा के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग, ये जो अंजीर में डेवलपिंग सीड है यहाँ पर, उसको ये ततैये के जो लार्वा है ना, वो क्या कर रही, फीडिंग कर रही है, मतलब उसका भोजन कर रही है, खाना खा रही है। और बदले में ये ततैया, मादा ततैया, इसको क्या किया था, तो इसको ये क्या किया था, परागण किया था, है ना। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको क्या किया था, परागण। यहाँ पर परागण हुआ था, किसके द्वारा हुआ, अंजीर का परागण किसके द्वारा हुआ, ततैये के द्वारा ही हुआ। किसके द्वारा, ततैये के द्वारा। और बदले में ये ततैये को क्या मिला, तो इसके लार्वा को, जो डेवलपिंग वाला लार्वा रहता है उसको क्या मिला, इसका जो डेवलपिंग सीड है किसका, अंजीर का, वो मिला इसको खाने के लिए। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है कि एक दूसरे के बिना इनका लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं होता। और अंजीर के पेड़ या अंजीर के पेड़ में पॉलिनेशन या परागण तभी हो सकता है जब ततैया ही आएगी, है ना। उसके अलावा कोई दूसरे आएंगे तो उसको पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो एक दूसरे को फायदा है, तो दूसरे दोनों स्पीसीज अलग अलग ही है। एक एनिमल है और एक क्या है, एनिमल का मतलब इंसेक्ट है, और दूसरा क्या है, प्लांट है। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों को फायदा हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं हो सकता, इसलिए इन लोग अविकल्पी है। इनके बीच में जो संबंध है क्या है, अविकल्पी संबंध है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, ठीक है, और एक और है ना, एक और एग्जांपल है वैसे ही आर्किड का। तो इस आर्किड में क्या होगा देखते हैं। आर्किड में फूलों के पैटर्न की विविधता देखने को मिलती है। ये परागण सुनिश्चित करने के लिए सही परागणकारी कीटों, मधुमक्खियों और भंवरों को आकर्षित करते हैं। सभी आर्किड फल नहीं देते हैं। देखो आर्किड और बीज का, जो मक्खी होती है वो आर्किड के पुष्प या पौध, देखा जाए कि उसके फलों के पास में या उसके पेड़ के पास में तभी आती है जब इसको स्यूडो कॉपुलेशन करना होता है। एक है ना, यहाँ पर याद रखना, स्यूडो कॉपुलेशन होता है। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब ये है कि आर्किड का पौधा, आर्किड का पुष्प ऐसे ऑर्गन या अंगों का निर्माण करती है जो ये फीमेल वाली जो फीमेल मक्खी रहती है उसके जैसा ही इस अपने अंगों को क्या करती है, विकसित करती है। कौन,
ऑर्किड। यही कारण है कि ये जो बी होती है मक्खी, वो अट्रैक्ट होकर आती है और यहाँ पर स्यूडो कॉपुलेशन होता है। स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाती है, परागण होती है। ठीक है, तो ऑर्किड जो है एक इनके फूलों में एक पैटर्न है, एक अलग ही विशेषताएं देखने को मिलती है ना। जैसा ये डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ पर बी जो है यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, पॉलिनेशन करने के लिए आई है, और उसके द्वारा ही मधुमक्खियों और भौरों द्वारा ही क्या होती है, यहाँ पर पॉलिनेशन हो सकती है इस आर्किड में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये, है ना। इसके आगे देखें और देखते हैं ऑफरीज। भूमध्य सागरी आर्किड का यौन छल, है ना, यौन छल मतलब वही स्यूडो कॉपुलेशन बताए अभी। इसके फूल की एक पंखुड़ी आकार, रंग और चिन्हों में मादा मधुमक्खी जैसी होती है, इसलिए नर मधुमक्खी फूल के साथ छद्म मैथुन स्यूडो कॉपुलेशन करती है और पराग से ढक जाती है। जब यह मधुमक्खी किसी दूसरे फूल के साथ में छद्म मैथुन करती है तो वह उसे पराग स्थानांतरित कर देती है। मतलब वही बताया मैं, ऑर्किड और ऑफरीज के बीच में, ऑर्किड एक पौधा है जिसका पॉलिनेशन या परागण ऑफरीज नाम के एक मक्खी या मधुमक्खी या तो भौरे के द्वारा होती है। और वो एक्चुअल में होती कैसे है, तो छद्म मैथुन होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर स्यूडो कॉपुलेशन के चक्कर में होती है। और स्यूडो कॉपुलेशन ये जो फूल होते हैं उसकी एक पंखुड़ी और आकार और चिन्हों को मधुमक्खी जैसा कर लेती है, उसी की वजह से होता है ना। यहाँ से हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं, ये जो स्यूडो कॉपुलेशन होता है वो देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो देखो यहाँ तक है, हम लोग यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब इकोलॉजी में हम लोग जो पहला नंबर का चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको हम लोग देख चुके। और यहाँ पर इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। मतलब पॉपुलेशन तक हम लोग कल देखे थे, मतलब प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर में। इसके बाद वाले लेक्चर जो अभी है ये वाला, इसमें हम लोग पूरे इंट्रैक्शन को देखे, जाने समझे। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बच्चों, ये तो समझ आया होगा, ये ना पूरा ये हम लोग जो भी चीज़ देखे, है ना। यहाँ पर थोड़ा थ्योरी और दिया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ऑफरीज में भूमध्य सागरी आर्किड का यौन छल में क्या होता है, यदि विकास के दौरान मादा मधुमक्खी के रंग पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन होता है तो परागण की सफलता कम हो जाएगी, जब तक कि आर्किड फूल अपनी पंखुड़ी की समानता को मादा मधुमक्खी के साथ बनाए रखने के लिए सविकसित ना हो जाए। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, कि जैसे मादा मधुमक्खी जैसा दिखती है वैसा ही इस आर्किड के जो पंखुड़ी होती है उसको सेम उसके जैसा दिखना चाहिए। यदि उसके जैसा नहीं दिखता रहेगा तो जो ऑफरीज होती है वो उसके निकट में नहीं आ पाएगी। तो वो उस पंखुड़ी को उस मादा जो मधुमक्खी है उसके रंग के अनुसार अपने आप को ढालने में थोड़ा समय लगती है, लेती है। और समय जब लेती है तो यहाँ पर परागण भी थोड़ा से देरी से ही होता है। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, सविकसित होने के लिए अनिवार्य होते हैं, तो ये गुण होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, तो ये थ्योरी भी समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, थैंक यू।